नमस्कार, द रेड माइक की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज आपको कुछ तस्वीरें दिखानी है। ये तस्वीरें दिल्ली में बह रही यमुना नदी की। इस नदी को लोग पूजते हैं, इसमें पूजा सामग्री भी डालते हैं, इसमें छठ पूजा भी होती है। इस नदी के तट के किनारे दाह संस्कार भी होता है। हिंदू धर्म में यमुना जी कहा जाता है और इस नदी के बहुत मायने हैं। लेकिन यमुना की स्थिति किस तरीके की हो गई है, जरा इन तस्वीरों में आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये एक वार्षिक दर्शन यमुना का दिल्ली वालों को तो होता ही है, उसके साथ साथ देश दुनिया में और लोग भी देखते हैं कि किस तरीके से साल दर साल यमुना की सफाई को लेकर के बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन जमीन पर बिल्कुल इसी तरीके से साबुन वाला झाग बनता है। जाहिर सी बात है कि यमुना नदी में नाला बन जाने के अलावा कुछ ऐसे तत्व या ऐसे केमिकल्स हैं जिसकी वजह से आपको ऊपर से देख करके ऐसे लगेगा कि बाप रे बाप, बर्फ जम गई। ये बर्फ नहीं है, ये बहुत ही हानिकारक रसायन जो पानी के तेज बहाव की वजह से झाग बन जाते हैं, वो झाग बना हुआ आगे यमुना जा रही है। ये झाग ऐसे ही चलता चला जाएगा और यूपी में प्रवेश कर जाएगा। एक बराज है यमुना नदी पर, ओखला बराज, वहां से फिर उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है। ये वहां की तस्वीरें। ये स्थिति सुधरती क्यों नहीं? इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? और यमुना की सफाई की जो तमाम बातें हो रही हैं, उसको लेकर के क्या कदम उठाए गए हैं? हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं विमलेंदु झा जी। विमलेंदु जी, आप एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, लगातार चिंता आपने भी प्रकट की है और आप मेरे ख्याल से इस समस्या को भली भांति परिचित होंगे इससे। लेकिन जो नहीं जानते हैं विमलेंदु जी, सबसे पहले शुरू करते हैं समझने से। और किसी भी समस्या का समाधान आएगा जब आप पहले समस्या जानें। तो अगर आप लोगों को ये बताना चाहें कि ये जो सफेद झाग यमुना में बन रहा है, ये क्यों बन रहा है, इसकी वजह क्या है? संकेत, सबसे पहले तो हमें लगता है कि झाग सिर्फ अक्टूबर नवंबर के महीने में बनता है और एक वार्षिक एक स्थिति है। ये बात सही नहीं है। असल में झाग हमें दिखता ज्यादा है अक्टूबर नवंबर में। ऐसा नहीं कि प्रदूषण साल भर नहीं रहता और एकाएक प्रदूषण होता है। स्थिति यह है कि मानसून के बाद जो अक्टूबर नवंबर का महीना है, उस समय पानी जो है यमुना में कम हो जाती है, जिसके कारण जो जो प्रोपोर्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स कहते हैं कि पोल्यूटेंट्स ज्यादा हो जाते हैं और फ्रेश वाटर कम हो जाता है, जिसके कारण ज्यादा फ्रॉथिंग हमें नजर आता है। जब हम फ्रॉथ के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉथ तो एक सिर्फ एक, जैसे कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, तो आपको सिर्फ टिप, जैसा आपने कहा कि आइसबर्ग जैसा दिखता है, तो ये तो सिर्फ टिप है। असल में असल जो समस्या है वो झाग नहीं है, झाग के नीचे है। झाग तो सिर्फ एक दिखाता है कि कितनी गहरी, कितना डीप, कितना कितना कितनी बड़ी समस्या जो है के साथ नदी जूझ रही है। ये झाग ऑफ कोर्स हम इसको कहते हैं सरफेक्टेंट्स और हाई लेवल ऑफ फॉस्फेट्स। तो दो तरह के केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस है, जिसके कारण ये झाग आता है। बहुत बार लोग ये भी दलील देते हैं कि ओखला में पानी ऊपर से थोड़ा ऊंचाई से गिरता है तो झाग हो जाता है। वो सारी समस्याएं नहीं है। यमुना असल में इतनी ज्यादा प्रदूषित है, खासकर ये 22 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, अगर आप नदी को देखें तो कुल लंबाई नदी की जो है वो लगभग 1370 किलोमीटर है और दिल्ली के अंश में लगभग 22 किलोमीटर आता है और 80% जो प्रदूषण है यमुना का वो इसी 22 किलोमीटर में होता है। और बहुत बार हम जो कहते हैं कि कागजी तौर पे तो सारा का सारा ट्रीटेड सीवेज जो है सरकार इसके अंदर डालती है, तो इतने सारे लगभग 30 से ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। अगर ट्रीटमेंट के बाद स्थिति ऐसी है कि नदी काली है और उसका सतह जो है वो सफेद है, तो एक बहुत बड़ी विडंबना है। इट्स अ फेलियर, आई वुड से, ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस। यमुना जो है दर्शाता है कि दिल्ली की जो एनवायरमेंटल गवर्नेंस स्थिति क्या है। और साथ ही साथ ऑफ कोर्स अभी पिछले साल जब इसके ऊपर कवायद हुई तो ये हुआ कि ये पानी दिल्ली का नहीं है, ये प्रदूषण दिल्ली का नहीं है, ये शायद उत्तर प्रदेश का है या हरियाणा का है। ये सब जो है वो एक बहुत ही, हम कहेंगे कि डिसऑनेस्ट नैरेटिव और दोषारोपण है। असल में समस्या दिल्ली की है। लगभग जो 17 नाले जो हैं दिल्ली में, लगभग 3500 मिलियन लीटर सीवेज जो है दिल्ली हर दिन नदी के अंदर डालता है। और चाहे वो पार्शली ट्रीटेड या फिर अनट्रीटेड वेस्ट होता है, क्योंकि अगर ट्रीटेड अगर होती नदी
और ये सारा का सारा पानी, तो नदी में अगर कभी भी आप कालिंदी कुंज क्रॉस करें तो आप वहां सांस नहीं ले सकते। नदी का पानी कंप्लीटली ब्लैक है। अगर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट को देखें तो उसके अनुसार यमुना का पानी जो है वो जानवरों के नहाने के योग्य भी नहीं है, वो सिर्फ इंडस्ट्रियल कूलिंग के योग्य है। और यही पानी जो है असल में, जैसा कि आपने कहा कि कालिंदी कुंज के बाद जो है डाउनस्ट्रीम ऑफ यमुना जो है यहाँ से उत्तर प्रदेश है, तो ये सारा का सारा पानी जो है वो पीने का पानी उत्तर प्रदेश वालों की जनता को बन जाता है। सो एनीवन हु लिव्स डाउनस्ट्रीम actually ends up drinking this water, and that's the main problem that we're talking about. So पिछले 20 वर्षों से जो मैं 20-25 वर्षों से मैं यमुना के ऊपर काम कर रहा हूँ, और यमुना को मैं साल में कम से कम 1 या 2 बार मैं यमुनोत्री से आगरा तक की यात्रा करता हूँ। और वो जो है कि इसमें सब कुछ है। इसमें अर्बनाइजेशन का जो म्युनिसिपल वेस्ट है, जो हम बात करते हैं, दिल्ली जो इतना अर्बनाइज हो रहा है, चाहे वो ट्रीटेड हो, ऑथराइज दिल्ली हो या अनऑथराइज दिल्ली हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, चाहे वो आपके ऑथराइज इंडस्ट्रीज हो या फिर अनऑथराइज इंडस्ट्रीज जो दिल्ली और आसपास में काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मैली यमुना का जो केस था, उस समय क्या हुआ कि कहा गया कि दिल्ली में यमुना प्रदूषित ना हो, तो दिल्ली के बाहर जो है बवाना है या सोनीपत है, बहुत सारे फैक्ट्रीज को दिल्ली से शिफ्ट करके दिल्ली के पॉलिटिकल बाउंड्री, लीगल बाउंड्री से हटा दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि यमुना का प्रदूषण कम हो गया। तो एक बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड डेवस्टेशन मैं कहूंगा, एक क्राइम कहूंगा, जो यमुना के प्रति पिछले 2-3 दशकों से हो रहा है। और बहुत ही विडंबना की बात यह है कि जितना पैसा खर्च हुआ है, बहुत बार तो मैं मजाक में ये कहता हूं कि जितना पैसा खर्च हुआ है उतने का अगर बिस्लेरी खरीद के यमुना के अंदर डाल देते तो शायद नई नदी बन जाती। दैट्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट्स एक्चुअली बीन पम्प्ड इनटू क्लीनिंग द रिवर, और रिवर कंप्लीटली डेड है। और साथ ही नदी जो है 2 महीने जब बारिश होती है तभी जो है नदी थोड़ी सी रिचार्ज होती है, नदी का अपना स्वरूप होता है। अदरवाइज यमुना जी जो है वो यमुना नाला जी ही रहती हैं 9 से 10 महीने तक खासकर। बाप रे बाप, बाप रे। अब देखिए, दिल्ली का बाशिंदा होने के नाते इसमें से ऐसी कोई चीज नहीं थी विमलेंदु जी जिसका इल्म या जिसकी जानकारी मुझको कम से कम नहीं थी। मतलब ये सारी चीजें हम जानते हैं, लेकिन फिर भी सुन करके एक दुख होता है कि ये हमने क्या हालत बना दी एक पवित्र नदी की। पवित्र, यहाँ पर शब्द बहुत जरूरी है। अब मैं विमलेंदु जी आपसे जिम्मेदारी के बारे में बात करता हूं। आपने बोला कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होने के बाद अगर ये व्यवस्था है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर बहुत सारा ऐसा पानी इलीगल रूप से नाले के माध्यम से यमुना में आ रहा है और वो नदी काली हो गई है। तो ये देखिए, एक तो होता है नॉर्मल पोल्यूटेंट्स, मतलब आपके घर से जो नाला निकला, मल बहाते हुए जो निकला, एक तो वो हो गया। दूसरा केमिकल वेस्ट, यानी कि इंडस्ट्रीज से आने वाला वेस्ट, जो मैं समझता हूं जो इस फ्रॉथिंग के पीछे की मेन वजह रही होगी। ये इंडस्ट्री कहां है? ये कहां से? दो चीजें संकेत। इसके पहले कि मैं आपको ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के बारे में बताऊं, सबसे पहले कि यमुना की जो मुख्य परेशानी है, जो समस्या है, वो उसके बारे में जान जाते हैं। तो सबसे बड़ा कारण जो है हमारी नदियों के प्रदूषण का, या फिर यमुना स्पेसिफिकली यमुना के प्रदूषण का या इस हाल का, वो है कि मिनिमम फ्लो, जिसको हम बहुत बार मिनिमम कहते हैं लेकिन उसको एनवायरमेंटल फ्लो कहा जाता है, कि नदियों में पानी बचा ही नहीं है। तो अगर आप नदी को बहने देंगे, नदी को उसकी अवस्था में बहने देंगे, अगर आज की जो स्थिति में आपको कह रहा था कि आज ये है कि पोल्यूटेंट्स और फ्रेश वाटर के जो बीच का जो रेशियो है वो इतना डगमगा गया जिसके कारण फ्रॉथ हमें ज्यादा दिखता है। ऐसा नहीं कि रातों रात पिछले 1 हफ्ते में कोई नई फैक्ट्रीज बनी है या फिर लोग पिछले 1 हफ्ते में दिवाली के शुभ अवसर पे ज्यादा नहाने लग गए हैं और ज्यादा शैम्पू हो गया है। हाँ, तो बेसिकली द मेन प्रॉब्लम जो यमुना के साथ जो मेन प्रॉब्लम है, लैक ऑफ फ्रेश वाटर, मिनिमम फ्लो। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार जजमेंट्स दिए हैं, क्योंकि राज्य सरकारें जो हैं, जहां जहां से नदी चाहे यमुना हो और बाकी नदियां भी हो, हम स्पेसिफिकली यमुना के बारे में बात करते हैं, वो उस नदी को अपना मानते हैं और उससे जितना भी पानी एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं कर लेते हैं। तो बहुत बार दिल्ली और हरियाणा के बीच में लड़ाई होती है कि आपने पानी छोड़ा ही नहीं। हथनी कुंड बराज जो है, जहां पे अगर आप नदी को देखें तो नदी अगर यमुनोत्री से शुरू होती है तो एक सबसे बड़ा बराज जो आता है
वो है हथनीकुंड बराज, जिसको पहले ताजे वाला बराज उसके पास ही है और हथनीकुंड बराज है। तो जो भी फ्रेश वाटर है, जो असल में जिसको हम पानी कह सकते हैं, वो वहीं पे लगभग 80% से ज्यादा पानी जो है इन 9-10 महीनों में निकाल लिया जाता है। उसको वेस्टर्न यमुना कनाल और ईस्टर्न यमुना कनाल से के तहत इरिगेशन के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भेज दिया जाता है। और नदी का जो पूरा बेड है वो कंप्लीटली ऑलमोस्ट ड्राई है। अगर आप देखें यमुनानगर, जहां पे ये ताजे वाला बराज, हथनीकुंड बराज है, से लेकर के पल्ला, जहां पे पल्ला और वजीराबाद के पास जहां पे यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है। और तो फिर भी हम कहते हैं कि फिर पानी कहाँ से आया, तो नदी का अपना भी एक कैचमेंट होता है, छोटे छोटे और बॉडीज होते हैं, अपना उसका एक वाटर शेड होता है जिसके कारण रिचार्ज होता है। तो सबसे मेन कारण जो है, जिसके बारे में बहुत जजमेंट्स आ चुकी हैं, कि हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि नदी का काम जो है, नदी का मिनिमम फ्लो इंश्योर, एनवायरमेंटल फ्लो इंश्योर करना बहुत ही आवश्यक है। वो मुद्दा नंबर 1 है। दूसरा है कि एक तो है कि हम, क्योंकि यमुना जैसी नदियों का रिचार्ज एक तो ग्लेशियर से होता है, दूसरा जो बाकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे होता है, और तीसरा है कि फ्लड प्लेन्स जो हैं, जो कि असल में रिचार्ज बेड्स हुआ करते थे और हुआ करते हैं। साइंटिफिकली अगर आप देखें तो यमुना के दोनों तरफ में जो जगह है, वो रिचार्ज करता है हमारे एक्विफर्स को भी और हमारे नदी को, हमारे यमुना को भी, हमारी नदी को। और बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से हमने देखा है कि उसको सरकार ने एक तरह से वेस्ट लैंड घोषित करके रखा हुआ है, और जिस तरह का इंक्रोचमेंट हुआ है, इतना ही नहीं, तो दिल्ली सरकार, दिल्ली सेक्रेटेरिएट इज ऑल्सो बिल्ट ऑन द रिवर फ्लड प्लेन्स। कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज जो है वो फ्लड प्लेन्स में है। कुछ वर्ष पहले रविशंकर का जो कार्यक्रम हुआ था वो फ्लड प्लेन्स में हुआ था। तो पूरे के पूरे फ्लड प्लेन्स को इंक्रोच किया गया है, लीगली और इलीगली। सबसे बड़ा इंक्रोचर इसमें सरकार ही है, बाय द वे, अगर हम देखें, और चाहे वो पानीपत, सोनीपत हो या दिल्ली हो या उसके नीचे भी हो। इसके बाद तो फ्लड प्लेन दूसरा कारण हो गया। तीसरा हुआ कि डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट्स, और उस डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट जिसको कहते हैं सिवेज, जो कि म्युनिसिपल सिवेज हुआ, जो कि नालों से आता है, और दूसरा सिवेज कैटेगरी है इंडस्ट्रियल वेस्ट, और तीसरा सिवेज कैटेगरी है एग्रीकल्चरल रन ऑफ। क्योंकि अगर बहुत बहुत बार जो है हरियाणा और पंजाब, जो कि हाई पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स का एक गढ़ माना जाता है, अगर आप यमुना के पानी का टेस्ट करें तो हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स आर फाउंड इन द रिवर। तो अभी जो हम फ्रॉथिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन नहीं है, ये कंकॉक्शन है हर चीज का। सिवेज जो है, क्योंकि अगर आप हाई लेवल ऑफ फॉस्फेट और सरफेक्टेंट की बात हम करते हैं, तो हमारे घरेलू जो काम है उसमें भी जो यूज होता है, चाहे वो शैम्पू हो, सर्फ हो, बाकी चीजें हो, वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। साथ ही इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स हैं वो भी इसमें डंप होता है। तो बोथ सिवेज, म्युनिसिपल सिवेज और इंडस्ट्रियल सिवेज, दोनों मिला करके ये फ्रॉथ के ऊपर जो हम चर्चा कर रहे हैं, दोनों का कंट्रीब्यूशन है। कागज पे दोनों चीज एक तरह से काम कर रहे हैं। कागज पे लगभग 30 सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स दिल्ली सरकार के हैं, लेकिन कहा जाता है कि 4-5 साल पहले तो कवायद ये थी कि अनऑथराइज कॉलोनी का पानी हम क्यों ट्रीट करें, वो तो कागज पे वो तो कॉलोनीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो दिल्ली जल बोर्ड क्यों उसके ऊपर लगाए। तो बहुत बहुत जद्दोजहद के बाद ये हुआ कि नहीं, पानी तो पानी है, वो तो अंत में यमुना के अंदर ही जाता है, तो उन चैनल्स को भी हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के से लिंक करें। लेकिन जितने भी आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अगर आपको कभी जाने का अवसर मिले, तो लार्जली चाहे वो अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं, कि अगर उनकी कैपेसिटी 100 मिलियन गैलन्स की है, या फिर मान लीजिए 100 लीटर की कैपेसिटी है, तो लेकिन वो 30 लीटर कर रही है। एक तो मैसिव क्वांटिटी ऑफ ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ, या फिर कहीं अगर 100 लीटर ट्रीटमेंट की कैपेसिटी है उदाहरण के तौर पे, तो वो 300 लीटर कर रही है। दिस इज ओनली क्वांटिटी ऑफ ट्रीटमेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। और दूसरी बात यह है कि क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि जिस तरह से अगर आप सोर्स में डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से अगर आप ट्रीट इसको नहीं करेंगे, तो फिर आपको अंत में सिर्फ आप हार्ड फ्लोटिंग मैटर्स को ही कलेक्ट करते हैं। जितने भी ज्यादातर जगह जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, उसमें क्लोरिनेशन के अलावा और ज्यादा कुछ नहीं होता है। आपने तो अभी तो हम फ्रॉथ के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये दृश्य है, लेकिन अमोनिया लेवल्स अगर आप देखें, तो अमोनिया लेवल साल में कम से कम 15 बार ऐसा होता है कि दिल्ली में पानी का सप्लाई रोक दिया जाता है, क्योंकि अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है यमुना के अंदर। और साथ ही बाकी जो टॉक्सिक मेटल्स हैं और मर्क्यूरी है और लेड है, इसके बारे में तो कोई एक असेसमेंट भी नहीं होता है। तो हमारे आपके नलके में जब 3 महीने में एक बार खारा पानी आता है, तो हम उसको एक थोड़ी देर तक नलका चला देते हैं और उसको हम फिर भूल जाते हैं, और कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं होती है।
और उसी का ट्रैजिक रिजल्ट ये है कि यमुना इतनी प्रदूषित है गवर्नेंस के नाम पे। तो अगर आप इंडस्ट्रीज के बारे में हम बात कर रहे थे कि इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस फ्रॉथिंग में, कम से कम, क्योंकि एफ्लुएंट्स हैं, कागज पे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स बनने चाहिए। एक बॉडी है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, जो डीपीसीसी कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़ा करप्शन का केस भी आया था उसके ऊपर, लेकिन अंडर स्टाफ्ड है। 45% वैकेंसी है डीपीसीसी में। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पूरे, जो कि पूरे देश में का केंद्रीय एक बॉडी है, और साथ में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से 50% से ज्यादा वैकेंसीज हैं। एक तो ऑलरेडी पावरलेस है ये बॉडी, और पावरलेस होने के बाद जो है कि अगर कोई स्टाफ भी नहीं है और ना रिसोर्स है। तो मैं बहुत बार इसके बारे में शायद आगे चर्चा करें, लेकिन अगर हम बोलें कि ये एनवायरमेंटल गवर्नेंस और यमुना के गवर्नेंस में अगर 3 लेवल पे हम चीजों को देखें, तो एक है एक जुडिशियल लेवल पे जो इंस्टीट्यूशन है, जिसको हम एनजीटी कह सकते हैं, कि एक एनजीटी है और बाकी कोर्ट्स हैं। बाकी कोर्ट्स थोड़े प्रभावी रूप से काम करते हैं, लेकिन एनजीटी भी जो है पिछले कुछ वर्षों से हमने देखा है कि वो भी एक बहुत ही कमजोर सी एक बॉडी बन गई है। दूसरा है लेजिस्लेचर, जिसको हम कहते हैं कि हमारी जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो हमारा पॉलिटिकल क्लास है, जो सिस्टम है, वो भी चरमराया हुआ है। आप सिर्फ दोषारोपण देखेंगे, अभी आज सुबह उठ करके आज सारे मंत्री जाएंगे, छठ के समय आप देखेंगे सारे मंत्री दिल्ली में भी जाएंगे और बाकी जगहों पे जाएंगे, लेकिन साल भर जो है उसके ऊपर कोई रिसोर्स एलोकेशन भी नहीं होता है, उसके ऊपर काम भी नहीं होता है। और तीसरा है एग्जीक्यूटिव लेवल, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जिसको हम डीपीसीसी कह सकते हैं, सीपीसी भी कह सकते हैं। तो हर लेवल पे हम कहते हैं कि राम राज्य की स्थापना हुई है, राम भरोसे है यमुना नदी, और कुछ भी नहीं हो सकता इसके बारे में। अभी आपको आश्चर्य नहीं होगा कि कल आप देखेंगे दिल्ली जल बोर्ड के कुछ कर्मचारी वहां जाकर के पानी का छिड़काव करेंगे। तो नदी के ऊपर पानी का छिड़काव की प्रथा भी शुरू हुई है, पिछले वर्ष शुरू हुई थी। छठ में तो कुछ एक नया सा पाउडर बना करके भी छिड़काव किया था। ये सारी चीजें झाग सेटल हो जाए, यानी कि आप और केमिकल छिड़केंगे। करेक्ट, ताकि दिखे नहीं। लेकिन समस्या ये है कि गवर्नेंस में ये नहीं कि क्या विजिबल है, ये है कि आपने साल में 365 दिन क्या किया। आपने तो कहा था 2023 में आप डुबकी लगाएंगे, अब तो 2025 का भी चुनाव आ रहा है। तो और ये सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है, मैं मतलब मेरी बहुत एक्सचेंज मेरा हुआ करता था जब शीला जी चीफ मिनिस्टर थी। तो ये आज की समस्या नहीं है, लेकिन एक तत्परता कभी कभी कुछ सरकारों में दिखी, कुछ बात करने की तत्परता दिखी। एस्केपिज्म एंड और ब्लेम को ही सिर्फ एक गवर्नेंस का उपाय समझना। मैं मानता हूं कि हाँ, अगर हम बात करें तो हाँ, वो कहते हैं, आज भी सुबह में बात हुई है कि एलजी ने फाइल रोक दिया या बाकी चीजें। एक साधारण नागरिक को, एक बच्चा जो ये पानी पी रहा है, या वृद्ध जो पानी पी रहा है, जिसके कारण उसको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं या स्किन डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, उसको आप कौन सा फाइल दिखाएंगे और कब तक दिखाते रहेंगे? 20 साल से तो हम वही बात, उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो और ये कैपिटल नदी है बाय द वे संकेत, क्योंकि आप और हम यमुना नदी के बारे में चर्चा करें, क्योंकि यमुना के विजुअल्स दिख जाते हैं, बाकी नदियों की तो विजुअल्स भी नहीं दिखते। अगर कैपिटल रिवर ऑफ द कंट्री इज एज पोल्यूटेड एज दिस, व्हाट वुड बी द प्लाइट ऑफ अ रिवर व्हिच इज इन बैक ऑफ बियॉन्ड, कहीं पे किसी गांव में है। सही बात है। मेरा तो ये कहना है, बैक ऑफ बियॉन्ड की जो नदी होगी वो इतनी बुरी नहीं होगी। ये इतनी बुरी है ही इसलिए क्योंकि इतने करोड़ों लोगों की कलेक्टिव गंध इस नदी में जा रही है, और विफलता सरकार की इसमें जा रही है। अब एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं। आपने जो ये पूरी बात बताई, बहुत हद तक आपने इसको पर्सपेक्टिव में रखा। जो दो एक चीजें मैं समझ पा रहा हूं और डिडक्ट कर पा रहा हूं अकाउंटेबिलिटी के फ्रंट पर, वो ये है। नंबर 1, हरियाणा अगर हथनीकुंड बैराज से पानी लगभग सारा पानी ना खींच ले और कुछ फ्रेश वाटर जाने दे दिल्ली में, तो शायद ये स्थिति इतनी खराब ना हो। तो यहां जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की। नंबर 2, अगर दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स अच्छे से अपना काम करें और ज्यादा प्रभावी रूप से काम करें, एक तो सारे फुल कैपेसिटी काम करें और लग जाएं, तो ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी हो सकती है कि आप जो स्थिति खराब हो रही है उसको कंट्रोल कर लें। तो यहां 2 अकाउंटेबिलिटी हमको दिख गई। अब मैं, और यहां ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी हो गई। यहां पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं विमलेंदु जी, अक्सर हम देखते हैं कि जो भी चीज जिसमें मल्टी एजेंसी की जरूरत है, कि फलाना स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, इस स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, जैसे जीएसटी,
तो उसमें ये होता है कि आपने एक काउंसिल बना दी, उसमें सब आए, अपनी बात कहते हैं और बाद में फैसला लें। क्या इस तरीके की चीज यमुना के लिए नहीं हो सकती कि जिस जिसकी जो जिम्मेदारी है वो कर दे? इसके बारे में क्या कदम उठाए गए? देखिए ये जो है, क्योंकि नदी एक एक स्टेट का नहीं है, और ये इसमें जैसे कि हमने हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी अभी बताई हथनी कुंड के बारे में, या दिल्ली सरकार की बताई, या दिल्ली जल बोर्ड की बताई कि सीवेज मैनेजमेंट के बारे में, उसी तरह केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। अगर आप देखें तो नमामि गंगे जो प्रोग्राम है, गंगा की सफाई के बारे में जो हम इतना करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, 50% पानी जो गंगा के अंदर है वो यमुना का है। तो अगर आपको गंगा साफ करनी है तो सबसे पहले आपको यमुना भी साफ करनी पड़ेगी, और उसका प्रावधान भी नमामि गंगे पूरे के पूरे स्कीम में है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हम कैसे इन सारे जो 5-6 राज्य हैं जहां से यमुना गुजरती है या यमुना की ट्रिब्यूटरीज गुजरती हैं, जिससे यमुना के जल स्वास्थ्य जिस पे निर्भर करता है, चाहे वो क्वांटिटी ऑफ वाटर हो या क्वालिटी ऑफ वाटर हो, उसके साथ हम कैसे एक बॉडी बनाएं, एक बोर्ड बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार इसके ऊपर चर्चा की है। सुप्रीम कोर्ट ने, जो हम बात कर रहे थे हरियाणा के बारे में, एक मिनिमम फ्लो का एक कोटा दिया गया है, और सबको कहा गया कि आपको इतना इतना पानी ही निकालना है, और सब अपनी मजबूरियां डाल करके कभी कम निकाल देते हैं। और अगर दिल्ली में अभी बाढ़, अगर 2 महीने पहले बाढ़ आ रहा था तो लोग कह रहे थे कि हथनी कुंड से ज्यादा पानी छोड़ दिया इसलिए बाढ़ की स्थिति है। तो असल में मैनेजमेंट के नाम पे कुछ है ही नहीं। हम वी लिव एवरी डे और एवरी वीक और एवरी मंथ और एवरी ईयर, और उसको हम एक सिलसिलेवार तरीके से प्लान नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात एकदम सही है कि अगर ये समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, अगर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव फेलियर और कलेक्टिव गवर्नेंस देयरफॉर होगी, तो इसमें केंद्र सरकार को एक ठोस कदम उठाना बहुत आवश्यक है। और जैसे चाहे वो दिल्ली का फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हो, या हरियाणा का फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हो, या इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, या यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट हो। क्योंकि अगर आप देखें यमुना एक्शन प्लान जो था और नमामि गंगे जो है, उसमें सारे बॉडीज हैं। ऐसा नहीं है कि एक कोलैबोरेटिव एक प्लेटफॉर्म नहीं बना है, चाहे वो एनसीआर का एक प्लेटफॉर्म हो, या यमुना के ऊपर एक प्लेटफॉर्म हो, या हम अभी हवा के बारे में बात करते हैं उसके बारे में एक कोलैबोरेटिव मीटिंग की बात हो। उन सबों की कॉमन सेंसिकल जानकारी या कागजी रूप पे एक समझ तो बहुत टाइम से बनी हुई है। यमुना एक्शन प्लान जैसे मैंने कहा, और गंगा एक्शन प्लान में तो एक निर्धारित जिम्मेदारी भी बनी थी सारे इरिगेशन डिपार्टमेंट्स के और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट्स के। लेकिन उसको हम करें तो करें कैसे? उसके लिए जब तक आप एक कमरे में बैठेंगे नहीं, आप अगर ईव ऑफ पोल्यूशन में पोल्यूशन को पानी से ढकेंगे, तो फिर इसका सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। आपको उसके लिए एक सिस्टेमिक, क्योंकि देखिए समस्या बड़ी है, लेकिन और इसका लॉन्ग टर्म ही सोल्यूशन पॉसिबल है। ये रातों रात हम अगले 1 हफ्ते में इस पोल्यूशन को हम प्लग लगा करके बंद नहीं कर देंगे। अगर हम हमारी विडंबना ये है कि अगर हम वो 17 नाले बंद कर दें तो यमुना तो सूख जाएगी, यमुना ही नहीं बचेगा। तो यमुना को यमुना जी के स्वरूप में रखने के लिए, जो काली ही स्वरूप हो, कृष्ण स्वरूप में यमुना रहे, उसके लिए भी आपको उन नालों की ही आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन उन सारे जो नाले हैं, जो 17 और 19 और ड्रेन्स हैं जो दिल्ली में हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल करें। साथ ही साथ ऑफ कोर्स अगर पानीपत में, हिंडन में जो इंडस्ट्रीज हैं, सोनीपत में जो इंडस्ट्रीज हैं, थोड़ा सा एनवायरमेंटल गवर्नेंस और जो हम कहते हैं वो दिल्ली में तो थोड़ा स्ट्रिक्ट भी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कोर्ट्स हैं और कैपिटल का एक इन्फ्लुएंस है। बाकी राज्यों में तो और कम है कंट्रोल पोल्यूशन का। तो वो डाउनस्ट्रीम सब लेकर के यहाँ पर आ जाता है। अब मैं बस आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आगे चल के आपने, क्योंकि आप जानते हैं इस पर खासी राजनीति भी होती है, लोग ये झाग दिखाने चले जाते हैं, जो कि दिखाना भी चाहिए, जन चेतना बहुत जरूरी है। ये जो 17-19 नाले हैं दिल्ली के, इन सभी नालों पर क्या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं? आपने उनकी व्यथा तो बता दी कि उसमें से कुछ कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो 19 नाले हैं उनमें भी बहुत सारा ट्रीटमेंट हो ही नहीं रहा है, सीधा सीधा नाला बह जा रहा है? नहीं, तो वो छोटे छोटे नाले हैं, जो पतले नाले हैं, जिनको हम ड्रेन्स, या जिसको जो हिस्टोरिकली रेन फेड रिवर्स हुआ करते थे। असल में दिल्ली के इतिहास को देखेंगे तो ये सारे जो 17 नाले थे, वो असल में रिज और रिवर का कनेक्शन जो था वो था। लेकिन जो पतली पतली छोटी छोटी बहुत सारे वाटर बॉडीज हैं जो कि अनट्रीटेड सीवेज ही डंप करता है। लेकिन इनफैक्ट आप नजफगढ़ नाला अगर देखें, जिसको नाला बुलाते हैं, लेकिन असल में वो साहिबी नदी है, जो कि राजस्थान होते हुए यहाँ दिल्ली पहुंचती है, जो वजीराबाद में सबसे बड़ा जो नाला कहते हैं दिल्ली में, लगभग 1500 मिलियन लीटर ऑफ वेस्ट वाटर
जो सिर्फ उसी नजफगढ़ नाले से आता है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास से गुजर के आता है द्वारका नजफगढ़ होते हुए। उसको अगर यमुना पे जाके देखें, जिसपे इतना ट्रीटमेंट होने के बाद भी उसमें भी फ्रॉथ है, साल भर रहता है और काला पानी है, वो केमिकल फ्लोट कर रहे होते हैं। तो पोस्ट ट्रीटमेंट अगर स्थिति ऐसी है तो इसका मतलब है कि ट्रीटमेंट की कैपेसिटी बोथ क्वांटिटी में और क्वालिटी में जो है वो ठीक नहीं है। तो मैं ये विमलेंद्र सिर्फ जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये पूरी तरीके से दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी हुई? एब्सोल्युटली 100% रिस्पॉन्स। मैं तो कह रहा हूँ 80% प्रदूषण जो है पानीपत, सोनीपत, हिंडन, आगरा, सबको हटा दिया। आगरा का कंट्रीब्यूशन लगभग 9% है, बाकी पानीपत का लगभग 3 से 4% होगा, पानीपत सोनीपत मिलाकर के। 80% यमुना के प्रदूषण का कारण सिर्फ 22 किलोमीटर में जो ये 17-19 नाले गिरते हैं और इंडस्ट्रीज जो आते हैं, वही है। अब और मुझे ये ये सारा बताइए गवर्नमेंट का डेटा है ये। विमलेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को चलाए रखने और कैपेसिटी उसकी बढ़ाने, इन सब चीजों में कितना खर्चा अभी करती है सरकार और कितना खर्चा और करना होगा? क्योंकि अगर ये देखिए देखिए, हम मैं तो सीधे तौर से समाधान की ओर जाने की बात कर रहा हूं जी कि अगर जी ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो या तो कम है या फिर होने के बावजूद भी अपनी कैपेसिटी पर नहीं जा पा रहे, तो इसको सुधारने देखिए के लिए कितने पैसे चाहिए? जी, दो 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 तीन लेवल के सोल्यूशन संकेत इसमें है, क्योंकि हमने प्रॉब्लम वो फ्लड प्लेन्स को हटा दीजिए, इंक्रोचमेंट को हटा दीजिए, मिनिमम फ्लो को 1 सेकंड के लिए अगर हटा देते हैं, सिर्फ हम ये सीवेज की बात अगर हम करते हैं दिल्ली में, तो उसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला सोल्यूशन तो है कि डिसेंट्रलाइज सीवेज मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। क्योंकि आपके पास अगर उतना बड़ा यूनिट बनाने का कैपेसिटी, लैंड और रिसोर्स और टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या डिसेंट्रलाइज लेवल पे, कॉलोनीज के लेवल पे, एरियाज के लेवल पे, जोन के लेवल पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लग सकते हैं? इसके बारे में बहुत बार चर्चा हुई है। कहा गया है कि ये कम्युनिटी आरडब्ल्यूए के साथ, एसोसिएशन के साथ मतलब जहां फिक्स जहां से करें। नाला नाला बह रहा है, उस जी, नाले में कॉलोनी के लेवल पर ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा लें। एक छोटे स्केल पे, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या है, तो उसके लिए तो अगर आपको आपके पास अगर मान लीजिए बहुत बड़ा उपाय नहीं है, तो आपको स्टेजेस में करना पड़ेगा। क्योंकि आपको अगर एक बार में 104 बुखार है, तो मतलब, और उसकी दवाई आपको नहीं है, तो थोड़ा मिट्टी का पट्टी डालना पड़ेगा, या बाकी you'll have to take small baby steps। तो सबसे, और बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ है कि डिसेंट्रलाइज्ड वाटर ट्रीटमेंट इज द की टू दिस स्केल ऑफ अर्बनाइजेशन। क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं 3,500 मिलियन लीटर वेस्ट वाटर का, उतना बड़ा कैपेसिटी का, चाहे वो 30 भी अगर हम कर दें, तो हम बात करें लगभग औसतन लगभग हम बोल रहे हैं लगभग 30 मिलियन से ज्यादा, मतलब 100 मिलियन से ज्यादा कैपेसिटी पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की हो, जो कि क्वांटिटी में भी उतना काम करे और क्वालिटी में भी काम करे। तो सबसे पहला सोल्यूशन है डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। साथ ही साथ जो सीईटीपीज हैं, जो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो इंडस्ट्रीज हैं, उसके ऊपर एक चेक्स एंड बैलेंस करना। क्योंकि बहुत बार ये हुआ कि जब आम आदमी पार्टी सरकार में आई, तो उन्होंने सबसे पहले यही किया कि उन्होंने कहा कि अब एनवायरमेंट के ऊपर, क्योंकि करप्शन रोकना है, तो एनवायरमेंट के नाम पे कोई हम रेड नहीं करेंगे किसी के ऊपर। और ये सबसे पहले वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स दैट दे हैव टेकन कि हम एनवायरमेंट पे चलान नहीं होगा। और इसके बाद पता नहीं अब क्या बात है, तो ये तो मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। तो ये सारे इंडस्ट्रीज हैं, उसके ऊपर अगर डीपीसीसी डिसेंट्रलाइज लेवल पे सबसे पहले वो ईटीपी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए, और वो फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, हर 1 साल में ऑडिट हो। उसका एक इवेल्युएशन हो, ऑडिट हो, उसकी रिपोर्ट हो, और उसका पिनलाइज हो। विडंबना यह है कि किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होता। ये सारा फ्रॉड हमारे सामने नदी के ऊपर दिख जाता है। एक बंदा अरेस्ट नहीं होता है, एक बंदा सस्पेंड नहीं होता है, एक बंदा जो है डिमोट नहीं होता है। और तो वो चीज है। इसके बाद जो बड़ा वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, डिसेंट्रलाइज्ड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के बाद जो बड़े एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और बड़े जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, उसमें आपको टेक्नोलॉजी को असेस करना पड़ेगा। क्योंकि आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो पावर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है क्या? सिर्फ हम कंकॉक्शन ऑफ मेटल्स, जो मिक्स्ड मेटल्स हैं, उसको तो हम अलग नहीं कर पा रहे हैं। हम तो सिर्फ हार्ड इश्यूज को, हार्ड जो सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, ज्यादातर हम फिल्टरेशन करते हैं, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करते हैं। तो उस टेक्नोलॉजी को भी असेस करना, और बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, लेकिन ये है कि इतना पैसा खर्च हो गया है। इफ वी स्टार्ट वन कॉलोनी एट अ टाइम, वन ड्रेन एट अ टाइम, जैसे तो विमलेंदु जी, शायद। चलिए आज आज लेट्स एकदम ब्रास टैक्स, आप मुझे ये बताएं कि एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, फर्ज कीजिए कि एक कॉलोनी है, हम्म मयूर विहार एक्सटेंशन, ठीक है, एक हम्म कॉलोनी है, हम्म
और इसका जो भी लेकिन संकेत इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं होगी, क्योंकि मैं कमर्शियल साइंटिफिक मैटर्स पे मैं सरकार का बजट नहीं बना पाऊंगा कि 10,000 करोड़ होगा या क्या, लेकिन नहीं, अभी तक मैं जो देखता हूँ। जैसे मैं जानता हूं, नोएडा में बड़ी बड़ी जी, सोसाइटीज को ये कहा जाता है कि आप सोसाइटी लेवल पर ही एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे। एब्सोल्युटली, 1000 एब्सोल्युटली, फ्लैट रेन है तो वाटर 1000 हार्वेस्टिंग का। और एसटीपी दोनों। हाँ। हाँ, तो इसका हम्म। मतलब ये किया जा सकता है कॉलोनी लेवल पर भी। किया जा सकता है कॉलोनी लेवल पे, जोन लेवल पे, बहुत जगहों पे किया जा सकता है। देखिए वेस्ट के ऊपर भी जो है, ये पॉलिटिकल विल अगर हो तो होगा ना। कितना ही वेस्ट खर्चा की भी होगा समस्या, इसमें विमलेंदु जी, कितना? मुझे लगता है 10,000 करोड़ से शुरुआत हम कर सकते हैं, उतना पैसा है सरकार के पास। देखिए इसलिए मैं कोई एक नंबर ऐसे हवा में नहीं नहीं नहीं, बोलना मैं चाहता हूँ, एक लेकिन एक एसटीपी प्लांट की बात कर रहा हूं, एक। सॉरी, मैं मेरे पास वो नहीं होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इतने मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर हैज टू बी ट्रीटेड, तो वो मुझे हाँ, नहीं पता, लेकिन इतना पैसा सरकार के पास है। जिस जो मैं कह रहा हूं आपको कि 6,000 करोड़ अभी उन्होंने एलोकेट किया था, उसके पहले 10,000 करोड़, 10,000 और 6,000, 5,000, मतलब 20-25 हजार करोड़ खर्च हो चुके हैं, लेकिन सब स्वाहा हो चुका है। हम्म 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 तो बहुत। टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजीज हैं पूरे बाकी देशों में है, यहाँ पे भी है, बट ऑफ कोर्स वो इश्यू यहाँ पे लैक ऑफ टेक्नोलॉजी या लैक ऑफ फंड्स की मुझे नहीं है मुझे संकेत जी। अगर आप विमलेंदु जी एक चीज ये हम्म, समझा दें, मैंने अभी जी, cleantechwater.co.in की वेबसाइट करेक्ट। खोली है, जिसमें वो हम्म, कहते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट फॉर 100 केएलडी एसटीपी प्लांट। अब ये हम्म, केएलडी क्या होता है मुझे नहीं मालूम। किलो लीटर, हाँ। हाँ, 100 किलोलीटर का एसटीपी प्लांट लगाने का खर्चा 30 से 50 लाख रुपए है। हम्म, हम्म, तो ये एक तो एस्टिमेट है। करेक्ट, हाँ। और हम तो कितना जनरेट कर रहे हैं? हम तो मिलियन लीटर्स करते हैं, 3,500 मिलियन लीटर्स करते हैं। लेकिन वही है, देखिए ये जो क्लीन टेक होगा, जिसको आप स्केल पे करते हैं, छोटे यूनिट्स का, क्योंकि ये कॉलोनी लेवल के बारे में हम बात कर रहे हैं, रेसिडेंशियल सोसाइटीज के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप एक रीजनल म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जोन लेवल पे काम करेंगे, तो वो पर यूनिट इतना महंगा नहीं पड़ेगा वो। लेकिन अगर महंगा पड़े भी तो भी क्या, क्योंकि इतना पैसा तो खर्च, ये पब्लिक हेल्थ की बात है ना, क्योंकि अदरवाइज 60% पानी जो है पीने का पानी यमुना से ही हमारा आता है। अगर हम्म आपके पास कोई और नदी होती जिसको आप कमीशन करके बुला लेते यहाँ पे, तो कोई बात होती। देयर इज नो हम्म अदर ऑल्टरनेटिव यमुना, हम्म एंड यू विल हैव टू सॉल्व इट। बाकी देशों में कैसे, वाई रिवर थेम्स भी इतनी प्रदूषित थी, ओहायो नदी में आग लग गया था, विश्व के बहुत, हाँ, हर देश के नदियों का स्वरूप अलग होता है। मॉनसून फेड रिवर्स होते हैं, ग्लेशियर फेड रिवर्स होते हैं जो इंडिया में है। नॉर्थ इंडिया के रिवर्स और साउथ इंडिया के रिवर्स अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर नोन सोर्स ऑफ पोल्यूशन है, अच्छी बात यह है कि हमें पता है कि 80% लगभग पानी जो है, प्रदूषण जो है, वो इन चैनल्स के थ्रू आता है। ये हम्म ये पाइप से आता है, तो उस पाइप हमें पता है, उस पाइप पे अगर हम फिल्ट्रेशन करें और मॉडर्न साइंटिफिक ट्रीटमेंट फैसिलिटीज लगाएं, और उसके लिए हम बढ़ चढ़ के काम करें। ये जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड की है। दिल्ली जल हम्म, बोर्ड का काम सिर्फ पानी सप्लाई करना नहीं है, क्योंकि वो हमसे पैसा पानी सप्लाई का भी लेता है और हमारे सीवेज ट्रीटमेंट का भी लेता है, और बिल्कुल। इसीलिए उनकी जिम्मेदारी है सीवेज को ट्रीट करने का भी। लेकिन आप देखेंगे कि हर जगह जो है ऐसे ही कोई भी एक ड्रेन आपको नहीं दिखेगा दिल्ली में जो लगेगा कि ये पोस्ट ट्रीटमेंट, ये साफ है। चाहे वो आप एसटीपी के बाहर ही खड़े हो जाएं, एसटीपी ही जो रिलीज करता है वो पानी, फिर भी वो पानी जो है वो काला पानी और महकता हुआ पानी, मेथेन युक्त पानी होता है। इसको तो बिल्कुल मतलब अनपार्डनेबल है ये। और एब्सोल्युटली, मेरा पब्लिक मेरा हेल्थ क्राइसिस, इमरजेंसी है ये। इसी से जुड़ा हुआ मेरा अब आखिरी सवाल आपसे विमलेंदु जी, सोचिए हम्म, अब डाउनस्ट्रीम यहां से हम्म, जी, ये बदबूदार पॉइजन युक्त हम्म, रसायन युक्त नदी वो लोगों को पानी मुहैया करा रही है। आसपास के जो खेत हैं उसमें इसी पानी से खेती हो रही है, तो सब्जी हम्म, में जो सब्जी उगेगी उसमें किस तरीके के केमिकल्स होंगे, उसकी आप कल्पना कीजिए। जी। कॉलोनीज में जो लोग बोरवेल से खोद करके पानी निकालते हैं, अंदर ही अंदर यही पानी रिस करके जाता होगा। तो पूरे जो के हेल्थ। पूरे दिल्ली का जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है संकेत, उसमें हाँ, कुछ वर्ष पहले हमने एक स्टडी करा था, और इसके बाद बहुत जगहों पे पहले दिल्ली में 15 साल पहले बहुत जगह हैंड पंप्स भी हुआ करते थे, हम्म, जो कि अब तो शायद अब तो नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ 2003-2004 के टाइम पे, और बहुत जगहों पे उन हैंड पंप्स पे क्रॉस लगा दिया गया था, क्योंकि इतना ज्यादा लेड और मर्क्यूरी की मात्रा
पाई जा रही थी। तो दिल्ली का जो अपना एक्विफर है और अंडरग्राउंड वाटर टेबल है, और बाय द वे सरफेस वाटर तो आप ट्रीट कर भी सकते हैं, लेकिन ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन जो है वो इरिवर्सिबल है। अगर एक बार ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हुआ तो वो ठीक नहीं, कभी नहीं हो सकता। इट इज अ डैमेज फॉर एवर। साथ ही साथ एनवायरमेंट में एक फिलॉसफी है कि एवरीवन लिव्स डाउनस्ट्रीम। तो पानीपत के फ्लश का पानी, टॉयलेट का पानी हम लोग पीते हैं, और हमारे फ्लश का पानी जो है नीचे में फरीदाबाद के लोग और मथुरा वृंदावन के लोग और आगरा के लोग पीते हैं। एवरीवन ड्रिंक्स somebody's flushed water in that sense। तो वो तो है कि अर्बन लाइफस्टाइल में अगर आपको फ्रेश पानी एकदम पूरा, तब तो फिर आप यमुनोत्री में जाकर रहिए, तो फिर शुद्ध आपको ग्लेशियर का पानी मिलेगा। वो तो एक है ही, हर जगह हर शहरों का है। लेकिन अगर ये स्थिति है, अर्बनाइजेशन इस लेवल पे हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, एक तो डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट की भी परिकल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सिर्फ एक छोटे समस्या, जैसे आप हम और आप सिर्फ आज यमुना के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हवा की भी जो समस्या है वो लिंक्ड है, ये वेस्ट की जो समस्या है वो लिंक्ड है। ये सारे जो अर्बनाइजेशन और सो कॉल्ड डेवलपमेंट मॉडल में हम चकाचौंध 8 लेन तो देखते हैं, लेकिन हर तीसरा बच्चा जो जिसको एस्थमा है, और हर दूसरे घर में जो पानी रिलेटेड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल क्राइसिस और कैंसर है, और उसका पब्लिक हेल्थ कॉस्ट क्या है। तो अभी तो हम एसटीपी का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे 30 लाख 40 लाख, लेकिन जो मेडिकल कॉस्ट है और लॉस ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड है, उसका इमेजिनेशन, और देयरफॉर उसका वर्ल्ड बैंक ने तो एक रिपोर्ट भी निकाली थी, पोल्यूशन के कारण इकोनॉमी के ऊपर क्या क्या नुकसान है। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान भी हमारा है। तो एक सिलसिलेवार तरीके से हमें प्लान बनाना पड़ेगा, एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, इस चुनाव के लिए नहीं, बल्कि अगले 10 वर्षों के लिए किस तरह की विकास की परिकल्पना हम करें, ताकि हमारी हवा, हमारी नदी, हमारा वेस्ट, हर चीज, मैंने तो दिल्ली का एक कैलेंडर बना के रखा है, और मुझे पता है कि इस महीने में मुझे इसके ऊपर बात करनी है मीडिया में जाकर के, और वही होता है। हमें पता है कि इस महीने में हम हीट वेव के बारे में बात करेंगे, इस महीने में लैंडफिल में आग लगेगी, फ्रॉथ के बारे में यमुना के ऊपर साल में 4 बार होगा, अक्टूबर से लेकर जनवरी तक हम वायु प्रदूषण के बारे में बात करेंगे, कभी-कभी आजकल फ्लड्स और एक फ्लड के बारे में भी बात करने लगेंगे। तो एक एनवायरमेंटल डिजास्टर कैलेंडर है, और सबों का नैरेटिव और सेम रिकॉर्डिंग अगर आप अगले साल भी चलाएं तो सब चलेगा। सरकार ने यही कहा, सरकार ने वॉर रूम बनाया, सरकार ने इसके ऊपर दोषारोपण किया, और नदी अभी भी इतना ही, यही सेम विजुअल पिछले साल का भी है जो आप दिखा रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर बात का पूरा फोकस ये जानने में किया कि इसकी वजह क्या है और इसका समाधान क्या है, और आपने बहुत बारीकी से ये समझाने की कोशिश की है, और एक बहुत अच्छा समाधान दिल्ली वालों को भी दे दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है। अपनी अपनी कॉलोनी में आप क्या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा सकते हैं? सोचिए, हर कॉलोनी अगर सीवेज ट्रीट करके देगी तो वो जो मेन मशीन लगी हुई है उस पर बोझ कम होगा। और इस तरीके की व्यवस्था आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर के क्यों नहीं की जा सकती? अगर यमुना हमको प्रिय है, अगर यमुना पवित्र है, यमुना जी है, तो उसको पवित्र रखने की जिम्मेदारी भी आपकी और हमारी ही है। विमलेंदु जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।